में आज मीटिंग होने वाली है। वजीर दाखिला अमित शाह अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों में कैसे तकसीम किया जाए, कैसे उन तक पहुंचे, इस बात पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा इस मीटिंग में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार मीटिंग होने जा रही है। इसकी शुभकामना देने आए हैं। जम्मू पीसफुल है। बड़ी देर की डिमांड थी जम्मू की धारा 300 हटे, वो हटी। इसके लिए थैंक्स करने और अपनी पंचायतों की प्रॉब्लम बताने आए हैं। उसमें पहले श्रीनगर में मिले थे, अब यहाँ बुलाया जब इसके लिए थैंक्स करने और धारा 370 पे आपने कदम उठाया जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए खुशी की घड़ी। पूरी रियासत से और पूरी हर एक डिस्ट्रिक्ट से सरपंच जो हैं वो जम्मू से आए हुए हैं और आज हमारी मुलाकात जो है वो हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से है। तो अभी हम लोग मिलेंगे, उसके बाद आपके साथ बातचीत करेंगे। रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अभी आपको पता है कि 370 धारा जो है वो हटाई गई है, 35A जो है वो हटाई गई है। उसी के बारे में हम लोग जो है अमित शाह जी से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाहर आके फिर आपको जो है एड्रेस करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, आज कश्मीर मुद्दे को लेकर के वजारत दाखिला में मीटिंग होनी है, आला अफसरान है, लेकिन सबसे अहम बात कश्मीर के जो सरपंच है वो भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं? तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। कश्मीर और जम्मू से जो पंच और सरपंच आए हुए उनके साथ मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर जिस तरह से विकास की जो नई बहार केंद्र सरकार बहाना चाहती है, कश्मीर में हर एक व्यक्ति तक विकास की जो विकास को पहुंचाना चाहती है, उसी की यहाँ पर चर्चा होगी। साफ तौर पर सरकार का मानना है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि 370 के और 35A के हटने के बाद कश्मीर में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, विकास की जो संभावना है वो बढ़ेंगी और विकास को काफी अंदर तक ले जाया जा सकेगा, हर एक व्यक्ति तक विकास को ले जाया जाएगा। इसी संकल्पना के साथ आज यहाँ पर मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की जो विकास की जो रोड मैप है उसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी फैसला होगा या सरपंचों को और पंचों को यह बताया जाएगा कि आखिरकार में ये विकास की जो विकास जो है वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके और जिसका फायदा कश्मीर के वासियों को हो सके, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर मानना है कि जो विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जो दिक्कतें आ रही थी वो 370 और 35A के कारण आ रही थी। अब 370 और 35A के हटने के बाद केंद्र सरकार अब पूरी तरह से कश्मीर की, कश्मीरियत की और कश्मीर के लोगों की विकास कर सकेगी और इसीलिए यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। इसमें निश्चित तौर पर कश्मीर में के विकास की चर्चा होगी, कश्मीर के लोगों तक विकास को कैसे पहुंचाया जाए इसकी यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल विनीत, और जिस तरह से कश्मीर की तरफ से जो नुमाइंदे इस मीटिंग में जो है शामिल किए गए हैं, तो किस तरह से इस पहल को समझा जाए? एक तरह से कश्मीरियों का दिल जीतने की जो एक कोशिश की जा रही है, सरपंचों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, कैसे इसको देखा जाए तो कश्मीर में किस तरह का चेंज भी इससे आ सकता है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से ही मैं साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना था कि जो विकास की जो बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का पैसा है वो कश्मीर के पंचों और सरपंचों तक पहुंच जाता है। अब जिससे कश्मीर में विकास की जो कोशिश है उसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसीलिए केंद्र सरकार लगातार मानती रही है कि कश्मीर के विकास में कश्मीर सरकार के साथ साथ पंचों और सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके माध्यम से सीधे जनता तक विकास पहुंचाया जा सके, क्योंकि काफी निचले स्तर तक पेनिट्रेशन उनका रहता है। इसीलिए आज यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें चर्चा में केंद्र सरकार ने आज पंचों और सरपंचों को रखा है, क्योंकि उनकी पहुंच जनता तक सीधे रहती है और वो चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर मानना है
जो विकास के लिए जो पैसे खर्च किए जाए या विकास की जो योजना बनाया जाए वो इन जो लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे रहते हैं उनके माध्यम से बनाया जाए, उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो पंच है, सरपंच हैं, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके लिए उन्हें आज इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा भी होगी। जी विनीत, क्या लद्दाख के जो सरपंच है उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है, क्योंकि लद्दाख अब अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, तो क्या उन सरपंचों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है? जी, अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को बुलाया गया है, उनके वहाँ के पंचों और सरपंचों को बुलाया गया, उनके नाम के साथ आज गृह मंत्री यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो सरकार का फोकस है लद्दाख के लिए, तो सरकार का फोकस है ही, सरकार वहाँ पर विकास में करना ही चाहती है, लेकिन सरकार यह भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, जो पंच और सरपंच आए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, गोलाबारी होने के कारण कई बार उनकी खेती प्रभावित होती है। ऐसे में एग्रीकल्चर को कैसे विकास में विकसित किया जाए, टूरिज्म को कैसे विकसित किया जाए, या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण सेक्टर है, चाहे एग्रो बेस्ड सेक्टर हो या उनको प्रोसेस करके एग्रो प्रोसेसिंग के जो सेक्टर हो उनका कैसे विकास किया जाए, इसकी यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन होगा। जो पंच है, सरपंच है, वो भी अपनी बात यहाँ पर केंद्र सरकार के पास रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के पास रखेंगे और निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी अपनी बात रखेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होगा। पंच सरपंच भी केंद्र सरकार के नुमाइंदों केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी उन्हें अपनी बात रखेंगे, जिससे और लेकिन एक बात साफ है, जो दोनों ही में लोग हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो या केंद्रीय मंत्री हो, दोनों ही चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के लोगों का विकास हो। जी बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अयोध्या तनाज़े को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 18वें रोज भी बहस लगातार जारी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। राजीव धवन ने बहस के दौरान कहा कि हिंदू फरीक का दावा है कि राम की पैदाइश बीच वाली गुंबद में नीचे हुआ था, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि राम इसी गुंबद के नीचे पैदा हुए थे। आपका दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं है। धवन ने मजीद कहा कि अगर ये मान भी ले कि राम का जन्म वहीं हुआ था, तो पूरी कर्मा का दावा करने का क्या मतलब। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से मुस्लिम फरीक जो है दलीलें पेश कर रहा है, साफ उनका कहना है कि इस तरह से जो आज़ादी के बाद से मजहबी मकामात है उनको जो है तब्दील नहीं किया जा सकता है। मजीद क्या कुछ इस पर अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो दलीलें हैं लगातार दी जा रही है। देखिए, साफ तौर से राजीव धवन की जो दलीलें हैं उन दलीलों में वो सुप्रीम कोर्ट को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हिंदू पक्षकारों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वहाँ श्री राम का अस्तित्व था, ऐसा नहीं है, वहाँ पर मस्जिद का अस्तित्व था। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो 1934 के बाद निर्मोही अखाड़े ने उस मंदिर पर कब्जा किया, उसके बाद से वहाँ पर नमाज नहीं अदा करने दिया जाता था, यानी कि सुबह और शाम ही नमाज पढ़ने दिया जाता था। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा कि जिस मंदिर में श्री राम की मूर्ति को रखा गया उसको आस्था से नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कि उसको चमत्कार नहीं माना जा सकता है। और उन्होंने ये भी दलील दी कि जो 1990 में रथ यात्रा चलाई गई थी वो रथ यात्रा दोबारा ना चलाई जाए। कहीं ना कहीं राजीव धवन का इशारा बीजेपी के द्वारा 1990 में जब अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी उसको जोड़कर उन्होंने इसको कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि समस्या का हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिलाएं मिली थी उन शिलाओं पर अल्लाह का भी नाम लिखा गया था। ये तमाम दलीलें फिलहाल राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में दी जा रही हैं। राजीव धवन तार्किक रूप से हिंदू पक्षकारों की उन तमाम दलीलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उस आदेश का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, जिस आदेश में उस दौरान दिल्ली में जब राइट हुआ था तो उस दौरान 30 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। लेकिन फैजाबाद के डीएम के नायर ने पत्र लिखकर ये प्रधानमंत्री को बताया था कि फैजाबाद में भी एक मस्जिद को
तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर उस डीएम के लिखे गए पत्र को भेदभाव से जोड़ा है। चूंकि के नायर हिंदू थे, इसलिए राजीव धवन को उस पत्र पर भी आपत्ति है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अभी तक जो मोटी दलील है वो यही है कि इस पूरी विवादित स्थल में मस्जिद का अस्तित्व है। पुराणों पर आध्यात्मिक आधारों को हम सबूत नहीं मान सकते। भगवान श्री राम जो यहाँ पर खुद पार्टी हैं, उनके पक्षकार बनने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर भगवान भी पक्षकार हैं और पुजारी भी पक्षकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि क्या विवादित स्थल में इन तमाम सबूतों को साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अभी तक की जो दलीलें हैं वो फिलहाल राजीव धवन की यही है। उन्होंने कहा कि मूर्ति की स्थापना एक बड़ा छल था, यानी कि एक साजिश थी जो मूर्ति की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि तमाम जो दार्शनिक आए थे वो दार्शनिक सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी जो प्रतिलिपियां हैं वो लिखी हैं, तो उसको हम सबूत के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये तमाम दलीलें फिलहाल अभी तक राजीव धवन की है। चूंकि 1:30 बज गया है तो जो बेंच है वो उठ गई है। 2 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी और तमाम दलीलों को राजीव धवन दोबारा रखेंगे। लेकिन अभी तक राजीव धवन ने हिंदू पक्षकारों की उन तमाम दलीलों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि वहां पर मस्जिद था। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरह से राजीव धवन जो है लगातार दलीलें दे रहे हैं, 18वें रोज भी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े को लेकर बहस जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के फैसला आ जाए। अभी हिंदू पक्ष की भी दलीलें उसके बाद आनी है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, पहलू खान